हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ भारती। तो आज हम सीखेंगे डिमांड क्या होती है, डिमांड फंक्शन क्या होता है, डिमांड शेड्यूल क्या होता है। ये तीनों चीज़ें हम इस एक वीडियो के अंदर सीखेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं हम डिमांड पे। अच्छा बच्चों, ये बताओ, आप मार्केट में गए, ठीक है, आपने आईफोन देखा, आपकी खरीदने की इच्छा हुई, तो क्या ये डिमांड होगी? नहीं, ठीक है। सिर्फ इच्छा करने से डिमांड नहीं होगी अगर आपके पास उसे खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, ठीक है। तो डिमांड में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? देखो, सबसे पहला होना चाहिए डिज़ायर फॉर अ थिंग, एक इच्छा होनी चाहिए, जो इच्छा आपकी हो गई उस आईफोन को खरीदने की। बट उसके साथ भी आपको बहुत सी चीज़ें होनी चाहिए, जैसे सफिशिएंट मीन्स टू बाय गुड्स। आपके पास वो साधन होने चाहिए जिनसे आप उस चीज़ को खरीद सको। आईफोन खरीदने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, जिससे आप उसे बाय कर सकते हो। तो क्या ऐसे साधन हैं आपके पास? अगर हैं और आप रेडी हो उसे पे करने के लिए, जैसे थर्ड है हमारा विलिंगनेस टू स्पेंड, आप रेडी हो उसको पे करने के लिए, तो जो वो आईफोन है, वो आईफोन की आप डिमांड कर रहे हो। ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी तो इसका मतलब आप आईफोन की डिमांड कर रहे हो। बट अगर आपके पास पैसा नहीं है, सिर्फ आपकी इच्छा है खरीदने की, पैसा नहीं है, आप पे नहीं कर सकते, तो ये डिमांड नहीं होगी। सो डिमांड कब होगी? जब आपके पास डिज़ायर होगा, आपके पास मीन्स टू बाय गुड, सफिशिएंट मीन्स होंगे, विलिंगनेस टू स्पेंड होगी, और एक प्राइस होगा और एक टाइम पीरियड होगा। यानी कि आपकी डिमांड क्या हो जाएगी? डिमांड वो हो जाएगी जब किसी टाइम पीरियड पे गिवन प्राइस को आप पे करने के लिए रेडी हो, ठीक है, तो वो आपकी डिमांड हो जाएगी। अब बात करते हैं डिमांड फंक्शन की। सो डिमांड फंक्शन क्या होता है? डिमांड फंक्शन जो QD है, ये डिनोट करता है क्वांटिटी ऑफ डिमांड X। एफ जो होता है फंक्शन को डिनोट करता है, पी एक्स हो जाता है एक्स कमोडिटी का प्राइस, वाई हो जाता है रिलेटिव कमोडिटी का प्राइस, और ये वाई जो है कैपिटल वाई, ये हो जाती है इनकम, कंज्यूमर की इनकम, और टी से हमारा हो जाता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अब देखो, ये सारे जो फंक्शंस हैं ये हमारी डिमांड को चेंज कर सकते हैं, इसलिए इन्हें डिमांड फंक्शन कहा जाता है, इसलिए इसे एफ से डिनोट करके हम लिखते हैं। अब जो है, अगर हम ये कहें कि ये जो सारे फैक्टर्स है बाकी के पी वाई, ये वाले यहाँ से यहाँ तक, अगर ये सारे कांस्टेंट रहे, सिर्फ प्राइस जो एक्स की है उसमें चेंज और डिमांड में चेंज को देखें, तो प्राइस जब इंक्रीज होगी तो डिमांड में चेंज होगा ही होगा, प्राइस डिक्रीज होगी तब भी चेंज होगा ना, ठीक है। अब इस प्राइस को आप कांस्टेंट रखो, इन सबको कांस्टेंट रखो, सिर्फ पी वाई के साथ देखो। पी वाई में यानी कि अगर रिलेटिव कमोडिटीज़ जो है उसकी प्राइस में कोई चेंज होगा तो आपकी डिमांड पे उसका असर बिल्कुल पड़ेगा। अगर हम बात करें चाय और कॉफ़ी, चाय की प्राइस अगर चेंज होगी तो रिलेटिव गुड्स कौन सी है उसकी? कॉफ़ी, तो कॉफ़ी की डिमांड पे असर पड़ेगा। अगर हम कार और पेट्रोल की बात कर रहे हैं तो कार की प्राइस से पेट्रोल पे भी इफेक्ट पड़ेगा ना, तो ये हो जाती है रिलेटिव कमोडिटीज़। अगर हम बात करते हैं वाई हो जाती है कंज्यूमर की इनकम, तो इनकम में चेंज होने पर भी आपकी डिमांड में चेंज होगा ना। अगर आपकी इनकम ज़्यादा हो जाएगी तो आप अच्छी कमोडिटीज़ परचेज़ करोगे, आपकी इनकम कम है तो आप कम कमोडिटीज़ यानी इंफीरियर कमोडिटीज़ परचेज़ करोगे। सो इसका भी इफेक्ट पड़ा, यानी जिन जिन चीज़ों में चेंजेस होने पर आपकी डिमांड में चेंज होता है तो वो सारा इस फंक्शंस के अंदर आ जाता है। ये जो इन्फाना, ये डैश डैश करके मैंने एन लिखा है ना, उसका मतलब है वो सारी चीज़ें। अब कौन कौन सी चीज़ें हो सकती है? जैसे टैक्स की अगर हम बात करें, अगर जो टैक्स है वो टैक्स अगर हाई हो जाएगा, मतलब टैक्स बढ़ा देगी गवर्नमेंट, तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड है वो डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कम क्यों होगी? क्योंकि टैक्स बढ़ने से प्राइजेस बढ़ जाएंगी और जो डिमांड है वो हम कम करने लग जाएंगे। इसके अपोजिट अगर टैक्स कम हो जाएगा तो जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी? वो इंक्रीज। इन सब में चेंज होने पर डिमांड पे जो इफेक्ट होगा वो सब हम इसको एक इक्वेशन के रूप में लिख रहे हैं, तो यही हमारा डिमांड फंक्शन हो जाता है। अब पढ़ रहे हैं हम मांग तालिका, डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल क्या होता है? द लिस्ट शोइंग द क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड कमोडिटीज एट वेरियस प्राइस यानी अलग अलग प्राइस पे जो हमें अलग अलग क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड शो की जाती है, एक लिस्ट के अंदर हम शो कर रहे हैं या एक टेबल के अंदर हम शो कर रहे हैं, वही हमारी डिमांड शेड्यूल कहलाती है या मांग तालिका कहलाती है, ठीक है। अब ये जो डिमांड शेड्यूल है वो 2 टाइप्स के होते हैं। द फर्स्ट इज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड द सेकंड इज मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल या व्यक्तिगत मांग तालिका। एक ऐसे डिमांड शेड्यूल को कहा जाता है जिसमें सिर्फ हम एक ही कंज्यूमर या एक ही इंडिविजुअल कंज्यूमर जो भी यूनिट परचेज कर रहा है अलग अलग प्राइस पे, सिर्फ उसकी लिस्ट को हम शो कर रहे हैं, तो वो हमारी क्या हो जाएगी?
इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। देखिए यहाँ आपको दिख रहा होगा इस टेबल के अंदर अलग अलग प्राइजेस दे रखी है 8, 5, 4, 3 और ये अलग अलग क्वांटिटी ऑफ डिमांड दे रखी है। जब प्राइस 8 है तो क्वांटिटी कितनी परचेज कर रहा है वो 1। जब प्राइस जो है और कम हो गई 5 हो गई वो कितनी परचेज कर रहा है 2। जब प्राइस और कम हो गई 4 हो गई तो वो कितनी परचेज कर रहा है। यहाँ पे देखोगे आप प्राइस कम होती जा रही है, डिमांड इंक्रीज होती जा रही है। यही तो रिलेशन होता है प्राइस और डिमांड के बीच में कि जब कीमत ज़्यादा होती है तो आप मार्केट में क्या करते हो, उस कमोडिटी को कम परचेज करने की करते हो, बट प्राइस कम हो जाती है तो आप उस कमोडिटी को ज़्यादा परचेज कर लेते हो। अब इसे ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे तो वो जो है वो हमारी क्या कहलाएगी, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ठीक है, अब प्राइस जब 8 है तो डिमांड कितनी क्वांटिटी की बन रहा है, 1 पे, सो ये 1 के सामने हो गया। 5 पर किसकी कर रहा है, 2, सो ये 5 है, ये हमारा 2 हो गया। 4 पर 3 की कर रहा है वो, सॉरी ये 3, सो इसका 4 है यहाँ पर, एंड 3 पे कर रहा है वो 4 क्वांटिटी, तो इसका 3 है यहाँ पर। सो अब इस कर्व को हम मिलाएंगे, सो ये कुछ इस तरह से जाएगा। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिमांड कर्व हो जाएगा। सो ये था हमारा इंडिविजुअल डिमांड कर्व। अब हम पढ़ेंगे मार्केट डिमांड शेड्यूल। सो ये अब हम पढ़ रहे हैं सेकंड पॉइंट, मार्केट डिमांड शेड्यूल। बाजार मांग तालिका या मार्केट डिमांड शेड्यूल उस शेड्यूल को बोलते हैं जब हम एक लिस्ट के अंदर अलग अलग मार्केट के अंदर जो अलग अलग कंज्यूमर्स हैं ना, 2 से ज़्यादा कंज्यूमर, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो भी वेरियस प्राइस लेवल पे चेक कर रहे हैं कि उनकी डिमांड कितनी हुई है। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, मार्केट डिमांड शेड्यूल या बाजार मांग तालिका, जब हम 2 से ज़्यादा कंज्यूमर जो है उनकी डिमांड को चेक कर रहे हैं, वो भी अलग अलग कीमत पे। ठीक है, सो अब यहाँ पे देखो A, B एंड C दे दिया आपको, कंज्यूमर जो है A, B, C देख लिया। जब उस कमोडिटी की प्राइस 8 रुपीज़ थी तो A कितनी क्वांटिटी परचेज कर रहा था, 3, B 7 और C 11। अलग अलग कमोडिटी परचेज कर रहे हैं, अलग अलग क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं, कमोडिटी एक है। ठीक है, 5 हो गई तो A कितनी परचेज कर रहा है, 6, B कर रहा है 9 और ये कर रहा है 12। इस तरह से इन सब की अलग अलग क्वांटिटी जो है, कमोडिटी की डिमांड है, वो हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर दी। सो यही हमारा हो जाता है मार्केट डिमांड शेड्यूल। बट जब हम इसको कर्व पे बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे A का ये हो जाएगा, B का ये आ जाएगा, C का ये आ जाएगा, तीनों का अलग अलग आ जाएगा, तो यही हमारा हो जाएगा मार्केट डिमांड कर्व हो जाएगा। सो इसमें एक कॉलम बन जाएगा टोटल का, यही हमारी मार्केट की टोटल डिमांड होगी। तो एक और कर्व यहाँ बन जाएगा हमारा D, जो कि DM, ये जो है मार्केट का टोटल डिमांड। सो यही थी हमारी कौन सी डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।